प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ेकार, दिफाई तज्ज़ेकार जनरल अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मैं गुफ्तगू का निज़ामी साहब आगाज़ करने से पहले मैं एक आपको पाकिस्तान की जो मुसलसल ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, अमन की तरफ बढ़ा जाए, और इस पर नई हुकूमत के आने के बाद तो ख़ास तौर पर जोर दिया गया कि जी आइए अमन की तरफ बढ़ते हैं, एक कदम आप बढ़ाएं, दो कदम हम बढ़ाते हैं। इसको भारत में एक और ही अंदाज में लिया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से। ख़ास तौर पर उनके एक एंकर हैं, तज्ज़ेकार हैं अर्नब गोस्वामी, जिन्होंने अपनी ज़बान से, अपने कलम से कभी एक मुनासिब तज्ज़ेकार होने का या न्यूट्रल तज्ज़ेकार होने का या एक माकूल तज्ज़ेकार होने का कभी सबूत नहीं दिया, और अपनी ज़बान और कलम से हमेशा इंतहा पसंद भारतीय की हैसियत से अपने आप का इजहार किया है। वो पाकिस्तान की इस अमन की ख्वाहिश को और मुज़ाकरात की ख्वाहिश के बारे में क्या कह रहे हैं, ज़रा सुन लीजिए, फिर हम जनरल साहब की तरफ बढ़ते हैं। Must be terrible to be a Pakistani these days. You just hold on to the hope that India will acknowledge you. Will India talk to us? Please talk to us. Your Excellency Modi Sahab, talk to us. Give us legitimacy, talk to us. Give us some importance, talk to us. And then when we say, okay, we might consider meeting you in New York. Oh, fantastic, great victory, India will talk to us. Celebrations in Pakistan. The next day, India sees what you are really up for, and having taken a considered decision tells you, listen, we're not talking to you. Then you say, oh, you're not talking to us? Please talk to us. You told us yesterday you would talk to us. Now you're saying you won't. Have you no self-respect in all of this, Dr. Wankwani? We snub you day after day after day. We treat you like dirt. All you do is hang on to our coattails and say, please talk to us. जी जनरल अमजद शुएब साहब, ये भारतीय कुछ लोगों को लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान को तरले कर रहा है उनके कि जी प्लीज़ टॉक टू अस, प्लीज़ टॉक टू अस, क्या ये इंप्रेशन लग नहीं रहा। आज जो जनरल साहब से मैं चाहूँगा कि इमरान खान साहब का जो बयान है कि कुछ सानू भी मरन दा शौक सी, क्या कुछ शहर दे लोग भी पागल सन, ये मुनीर न्याजी का एक मिसरा है। फिर उन्होंने कहा कि जी हमें जर्मनी और फ्रांस की तरह आगे बढ़ना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब भी रद्बुल लसान थे इसी तरह। और करतारपुर दरबार को खोलने को हमने बायलैटरल टॉक्स के साथ नथी कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ सुषमा स्वराज ने हमें दोबारा आज ही स्नब किया है ये कहते हुए कि ये रिलीजियस टूरिज़म अपनी जगह पे, दो तरफ़ा जो तल्लुकात है अपनी जगह पे, और हम सार्क में नहीं जा रहे, यानी कि मोदी साहब शिरकत नहीं करेंगे। यानी पहले तो भारत कहता था कि आप पाकिस्तान जो है ये टेररिस्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं, हम बायलैटरल आपसे बात नहीं करेंगे। अब उन्होंने उसका दायरा जो है, ये तीसरे साल है कि सार्क से उन्होंने इनकार किया है, बढ़ा दिया है टू मल्टीलैटरल फोरम्स। तो जनरल साहब ये शहर के लोगों के पागल होने वाली बात है या कुछ इससे ज़्यादा है आपके नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, जो अर्नब गोस्वामी ने जो बातें की हैं, मैं कुछ हद तक उससे इत्तफाक करता हूँ। मैं अपनी हुकूमत और अपने लोगों पे बड़ा हैरान हूँ कि वो उस माइंडसेट को समझने में नाकाम क्यों हैं। ये क्यों कासर हैं कि ये इस सारे खेल को, सारी गेम को नहीं समझ सके। देखिए, आज अगर करतारपुर में या जो यात्री आए हुए हैं उनसे, या पंजा साहब आए हुए थे रावलपिंडी में, इधर मुलाकात हुई, लोगों से पूछते हैं, वो शुक्रगुजारी का इतना इजहार कर रहे हैं, इतना इजहार कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो कहते हैं जी हमारी तो आपने अगली नस्लों के लिए इतनी आसानी कर दी, हम पाकिस्तान के बड़े आभारी हैं। अब आप सोचिए, ये जो आपने नेकी की, ये एक बहुत बड़ा कदम था कि आपने अपनी सरजमीन पे बगैर वीज़े के गैर मुल्की लोगों को इजाज़त दे दी कदम रखने की। ये दुनिया में कोई नहीं करता। ये दो तरफा तो हो सकता है कि भारत उधर इजाज़त दे, हम इधर दे दें, तो वो तो हो सकता है, लेकिन एक तरफा ये पहला मौका है दुनिया में किया गया। बड़ा अच्छा किया आपने। सिख कम्युनिटी में आप गुडविल क्रिएट कर रहे हैं, वो हुई। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान सिखों का मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान है हिंदू का मुल्क। वहाँ पे जो माइंड सेट है, जो वहाँ पे अगर सिख की हुकूमत होती, सिख का मुल्क होता, तो आपको हुकूमत से भी, इंडियन हुकूमत से भी रिस्पांस यही मिलती, शुक्रगुजारी वाली। लेकिन वो नहीं मिली। आप जो जी चाहे कर लें। वहाँ पे जो हुकूमत है वो हिंदुत्व की
पुजारी है, हिंदुत्व की गुलाम है और उसी के तहत वो काम कर रही है। अब आपने अपने मुल्क के वकार के बारे में देखना है। 2 महीने पहले जब आपने ऑफर किया और आपको कहा गया कि जी ठीक है हम मिलेंगे, यूनाइटेड नेशन में साइड लाइन्स पे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अगले दिन वो कैंसिल कर दी और कहा जी हम नहीं मिल सकते। तो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी आज हमने देखा छोटे जहन के मालिक बड़े ओहदों पे बैठे हैं। मेरा इमरान खान से सवाल है कि क्या 2 महीने में छोटे जहन बड़े हो गए थे जो तुम उनके पास दोबारा गए हो? क्यों गए? ये मेहरबानी या जो कुछ आपने किया ये सिख कम्युनिटी के लिए आपने किया है, भारत से इसका वास्ता नहीं है। जी सही भारत है। में सिख रहते जरूर है, लेकिन सिख कनाडा में भी करोड़ों की तादाद में है, सिख पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आपने सिख कम्युनिटी के साथ एक मजहबी रवादारी आपने रखी और उनको इजाजत दी, लेकिन तवक्को आप कर रहे हैं हिंदू से, हिंदू हुकूमत से कि वो सिखों के इस जेस्चर के लिए आपके साथ कोई बातचीत करेगी। नहीं, आज दिन तक ये लोगों को, हमारे लोगों को ये समझ नहीं लग सकी कि ये बातचीत ना करना हिंदुस्तान की एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। उसकी स्ट्रेटजी के 2 हिस्से थे। एक तो ये कि बातचीत नहीं करनी, दूसरा ये कि पाकिस्तान को हमने आइसोलेट करना और दुनिया में डिक्लेयर कराना है कि ये टेररिस्ट है। चुनाचे वो फॉल्स ऑपरेशन कराते हैं, उन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को वो कभी भी करा सकते हैं। 3 हुए हैं पिछले 10 सालों में, और भी हो सकता है जो आपको गंदा करने के लिए फिर करें। अब आपने अगर वो तहकीकात की, आपके पास सारा शवाहिद आ गए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के, जो पठानकोट का वाकया था उसकी तो हर चीज़ आपके सामने आ गई, और हमें पता भी लग गया कि वहाँ से एक वाकया गुजरात में होने वाला था और हमने उसका भांडा फोड़ा, इनको इंडियंस को बताया भी। हमारी तरफ से कभी किसी ने जिक्र ही नहीं किया इन चीज़ों का कि भाई ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तुम लोग करते हो। कोई दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, चाहे जाए कि ISI हो, जो इंतहाई माहिर और बड़ी अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी तो है, सही है, हमें सारी बातें पता अपने लोग भेज के नहीं कराती। जनरल साहब, अपने लोग भेज के नहीं कराती। कतई कलामी माफ में ये है। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मज़ीद अज़ाफ़ा कि ये खान साहब को लगता है कि तारीख़ का इतना अदराक भी नहीं है। वो कहते हैं कि जर्मनी और फ़्रांस की सुलह हो सकती है। जर्मनी और फ़्रांस में कोई मुतनाज़ इलाका है, कश्मीर टाइप का कोई झगड़ा है हमारा, और इस बारे में भी मुझे अफसोस हुआ आज कि कश्मीर का जिक्र बड़े ज़िम्नन हुआ है कि हाँ जी ये कश्मीर का मसला है। ये नहीं बताया गया कि कश्मीर के लिए कुछ अक़वाम मुत्तहिदा करारदादें हैं, इनके ऊपर कुछ अमल होना चाहिए, कुछ इस मामले में बातचीत होनी चाहिए। वहाँ पे ये ऐसे मौके पे हम सारा कुछ कर रहे हैं, जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, जिसमें कश्मीर जो है इट्स ऑन फायर सर, और वहाँ हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, और ये एक तहरीक आज़ादी है। फिर ये एक और मेरा जो आपसे भी ये सवाल था कि आप ये कह रहे हैं कि हम और हमारे सियासतदान और फ़ौज एक पेज पे है, तो फ़ौज किस तरह इस मामले में एक पेज पे हो सकती है? देखिए जी, फौज इस पेज पे इसलिए है, और वो हमेशा से है, कि हिंदुस्तान के साथ हम लड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मज़ाकरात हों। यहाँ तक तो बिल्कुल एक पेज। मज़ाकरात की ऑफ़र करनी है, नहीं करनी है, क्या तरीका इख्तियार करना है, ये काम हुकूमत का, फ़ॉरेन ऑफिस का है। अब उसमें आप देख लीजिए कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ क्या है। उनकी समझ आज भी ये है जो आप बता रहे हैं कि जी जर्मनी और फ्रांस का अगर हो सकता है, भाई ये मवाजना बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता, कोई इसका कदर मुश्तरक है ही नहीं। और फिर आप देखिए, असल चीज़ ये है कि आपको जब पता था कि भाई ये इन्होंने पहले भी आपकी ये रद्द कर दी थी आपकी ऑफ़र, अब आप फिर कर रहे हैं, तब्दीली क्या ये दरमियान में आप अपने मुल्क के लोगों की तस्लील करवा रहे हैं। और फिर उससे बढ़ के आप देखिए, 75,000 लोग हमारे मारे गए दुनिया पूरी में। भारत कहता है आप गुडविल को रोते रहे, वो तो उसकी बात ही नहीं। वो कहता है जी ये 26 से 11 के लोग थे जिनके खिलाफ पाकिस्तान एक्शन नहीं कर रहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी कर। सारी दुनिया वो बात मान रही है और सारी दुनिया उसके ऊपर आपको कह रही है कि जी ये करें वो करें। आप गुडविल को रो रहे हैं। और उस दिन जिस दिन ये गुडविल के लिए उनको मैसेज दे रहे हैं या पैगाम दे रहे हैं दावतनामा, उसी दिन कराची में आपकी चाइनीज कौंसल खाने के ऊपर हमला होता है, BLA करती है, और BLA के लिंकेजेस आपके पास कलभूषण के बताए हुए सारे कन्फेशंस मौजूद हैं। आपके पास पूरे इंटरनेट पे जितने बलोच डिसिडेंट्स जो है वो इसको BLA से अलग हुए हैं, उन्होंने सब ने आके बताया कि जी ये पैसे दे रहे हैं। इधर ये एक बलोच लीडर सेटल हुआ है अमेरिका में, वो बताता है कि जी इन्होंने 3 ग्रुपों को $15 मिलियन डॉलर दिए BLA के। और फिर झगड़ा इस बात पे हुआ कि वो 30% उसमें से रिश्वत मांग रहे थे ये और रॉ वाले, हमने नहीं दी, वो गड़बड़ हो गई। तो जमा खान मरी, आप देखें उसकी बात सुने, वो
वहां उसने मॉस्को में तकरीर की है, इतने सबूत। और फिर आप ऐसे गए गुजरे लोग हैं कि ना कश्मीर की बात कर सकें। उस दिन 8 लोग कश्मीर में मारे गए, और ना ही आप अपने लोग अपने जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। ये कि आपके अपने लोग मारे जा रहे हैं और दहशतगर्द भी आप हैं। 75,000 लोग मारे गए आपके, वो आपको दहशतगर्द। हमें मियां नवाज शरीफ की फॉरेन पॉलिसी से यही इख्तलाफ था जो, और इन्होंने भी आके वही कुछ शुरू कर दिया। जी जी बिल्कुल। लेकिन सर उस वक्त ऐसा लगता था कि वो नवाज शरीफ की पॉलिसी है, और इस वक्त ये लगता है कि ये इमरान खान की और इमरान खान के पेज पर मौजूद बाकी तमाम जो कुव्वतें हैं उनकी भी यही पॉलिसी है। सफाई एक है। अच्छा, अब इसमें इन तमाम कुव्वतों की पॉलिसी ये लगती है कि शायद दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि देखें, हम तो जी बड़ा टॉक्स के ख़्वाह हैं, पीस चाहते हैं और आम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन देखें इंडिया नहीं आ रहा। और बार बार ये बात दोहराकर शायद दुनिया को ये बताना चाहते हैं। पॉलिसी इस वक्त ये लगती है, ये पॉलिसी कितना काम कर रही है? बाकी दुनिया को ये मैसेज क्या जा रहा है? अगर यही पॉलिसी है तो क्या वाकई जा रहा है कि जी पाकिस्तान तो देखें बात करना चाहता है, इंडिया बात नहीं करना चाहता? ये किसी को बॉदर कर रही है ये बात इंडिया की हटदर्मी? देखिए, मैं पहले तो आपको ये वादे कर दूं कि ये पहली दफ़ा नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर ने भी ऑफ़र दी थी, हम सरकारी चैनल से ऑफ़र देते रहे हैं। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ऑफ़र थी। हमारी तरफ से रुकावट कभी भी नहीं थी कि जी हम कॉरिडोर नहीं खोलना चाहते। फ़र्क ये हुआ कि इस दफ़ा इन्होंने सिद्धू को बुला के तो ओपनली पब्लिकली कह दिया, वरना इंडियन पंजाब में उनकी असम्बली ने 2 या 3 साल पहले करारदाद पास की थी कि ये कॉरिडोर खुलवाएं, और इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी। इंडियन गवर्नमेंट ने आज दिन तक पाकिस्तान को कोई रिक्वेस्ट नहीं फॉरवर्ड की। ये जब आपने किया तो वो कॉर्नर हो गए, इंडियन गवर्नमेंट इससे भाग नहीं सकती थी, क्योंकि सिद्धू ने जाके बाहर सिखों में शोर मचा दिया, और वहां पे वो मुबारकें दे रहा था कि जी ये खुल रहा है, मैं इमरान खान से लेके आया हूं, और इधर ये इंडियन कॉर्नर हुए पड़े थे, इनको मजबूरन देना पड़ा। ये आपको सिखों के साथ कभी नहीं चाहते कि सिखों में पाकिस्तान के लिए कोई गुडविल पैदा हो। ये सिख आते हैं यहाँ पे, हम उनकी खातर मदारत करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं। ये उसमें दर्जनों अपने इंटेलिजेंस के लोग भेजते हैं, क्योंकि ये सिखों का यहाँ का ताल्लुक जो है उसको बड़े शक शुबे की नज़र से देखते हैं। इंडियन नहीं चाहते कि ये करीब आए। लिहाजा ये आपने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि आपने उनको ये कंसेशन दी, और आपने एक अच्छा खेल खेला कि उसको पब्लिकली अनाउंस कर दिया, जिससे इंडिया कॉर्नर हो गया और फंस गया। वरना ये पहली गवर्नमेंट्स भी कोशिश करती नहीं है, इसमें सब एक पेज पे थे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हमारा नैरेटिव, हम कहते हैं कि जी हमने अमन का पैगाम दिया, नहीं, आपका पैगाम अमन का बेकार है, क्योंकि जो पैगाम है जिसका लाउड है वो सुना जा रहा है, जिसकी पोजीशन है, हैसियत है, वो सुना जा रहा है। इंडिया ने एक एस्टेब्लिश कर दिया हुआ नैरेटिव कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है। जब आप कहते हैं कि जी हम आपको इनवाइट कर रहे हैं अमन का पैगाम, वो कहते हैं जी अमन के पैगाम को हम कब क्यों माने? हम तो उस वक्त मानेंगे जब वो 26/11 के लोग जो है उनको आप सजाएं देंगे, वो खुले फिर रहे हैं। और यहाँ मुंह पे ताले हैं, कोई समझौता एक्सप्रेस की बात नहीं करता, कोई उनको ये नहीं कहता कि भाई 26/11 को तुम बताओ तुमने क्या किया, क्यों आपने ये करवाया काम? हमने तो नहीं कराया। आज तो वो बिट्रेयल ऑफ इंडिया किताब वो एक जर्मन ने लिखी है, हमने तो नहीं लिखी, तुम्हारे अपने लोग बता रहे हैं। उसकी कल वो जो कसाब था उसकी शहरियत वहां की अब निकल आई है। इतने तजाद है, और तुम लोग अपने लोगों को पकड़ने बजाय हमें कहानी सुना रहे हो। और 26/11 हमने क्यों करना था? हमारे पास तो हम तो कोशिशें कर करके हार जाते हैं कि मुज़ाकरात हो, तो हम मुज़ाकरात को सबटाज करेंगे, और फिर यहां से लोग भेज के इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, अगर हम करवाना चाहें इंडिया में कोई गड़बड़, तो हमें यहां से भेजने की क्या जरूरत है भाई? वहां 70,000 लोग हैं जो मिलते हैं, जो बेकाऊ हैं, जिनके साथ वहां पे 60 के करीब तो इलादगी की तहरीकें हैं। डिसिडेंट बंदा ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है वहां पे। अच्छा जनरल साहब, और अगर कभी कराने की जरूरत पड़ी तो आप देखेंगे वहां के लोगों से कराया जाएगा, यहां से भेजने की किसी को जरूरत नहीं। लेकिन यहां हुकूमतों में जान होनी चाहिए कि वो अपना नैरेटिव आगे लेके आए, वो दुनिया को बताएं कि दहशतगर्द ये है, ये करा रहे हैं दहशतगर्दी। आपसे एक ये BLA का लिंक सामने लेके आए। ये बताइए कि ये चावला सिंह, आपने जो बात की ना कि भारत के जो खुब से बातन की, उसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि चावला सिंह जो है एक उनका वो इंचार्ज है इनका, ये जो पाकिस्तान में जो ये चीज़ें उनकी मूवमेंट का, वो को खालिस्तान का गालबन को मदारुल बहाम है या मेंबर है। आर्मी चीफ सबसे मिले, उन्होंने इस पर हंगामा खड़ा किया हुआ है। तो इससे आप उनकी जो नीयत और क़ुव्वत बर्दाश्त का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उनको शक था, इस चीज़ को शुबहे में थे कि सिखों की कुर्बत पाकिस्तान के साथ होनी, ये उनको कतन काबिल कबूल नहीं थी। ये जो कॉरिडोर नहीं खुलता था, ये इसी वजह से नहीं खुला। ये पहला मौका ये हुआ कि आपने ओपनली पब्लिकली ये कह दिया, जिसकी वजह से राज खुल गया। हमेशा पहले हुकूमतें उनको सरकारी
उस पर, क्योंकि ये जब सिख आते थे यहाँ पे ये मुतालबा करते थे, हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। ये मोहतरमा बेनज़ीर के वक्त में भी हुआ, लेकिन इंडिया इस पे कतन कोई तैयार नहीं था, वो इसको पी जाते थे। 2 साल पहले या 3 साल पहले की बात है, पंजाब असेंबली की करारदाद है, क्यों नहीं उस करारदाद के बाद इंडिया ने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान को? वो नहीं करते थे। वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक बड़ा गुडविल सिख कम्युनिटी में बड़ी नहीं तो इंडिया के मफादात के वो खिलाफ होगा। लिहाजा इस चीज को एक्सप्लॉइट करना चाहिए था। आपको समझना चाहिए था भाई कि ये हिंदू मुल्क है, ये सिखों का नहीं है। सिख तो शुक्रगुजार है, वो आपके ऊपर आगे से आप तो बात ये करें तो उल्टा आगे आप से कह रहे हैं कि हमने इंडिया को ये कॉरिडोर ओपन करके इंडिया को तकलीफ ही दी है, यानी खुश करने के बजाय। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं बहुत तकलीफ दी है। जहां तक बीजेपी की हुकूमत का ताल्लुक है, उनको तो आपने एक ऐसा जख्म लगा दिया है जो सिख जिसके ऊपर जाके तो कुछ ना कुछ नमकबाजी करते रहे। बहुत शुक्रिया आप मरहमबाजी शिरकत करने के लिए बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेनी है हमें, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं इसी मौजू पर कुछ और बातें। और फिर जाहिर है आपको मालूम है कि 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं हुकूमत के, और इस सिलसिले में कल मरकज़ी तकरीब हो रही है हुकूमत की तरफ से, और उससे प्राइम मिनिस्टर खिताब करेंगे और अब बताएंगे क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, और उनके बाकी जो अहम वजारतें हैं उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। तो कुछ जायज़ा इसका भी लेंगे, और ख़ास तौर पर देखेंगे कि जनूबी पंजाब जो सूबा है उसकी तहरीक कहाँ तक पहुँची है, उस पर हुकूमत का इनिशिएटिव क्या है अब तक। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ तारिक बशीर चीमा साहब मौजूद हैं, MNA हैं, वफाकी वज़ीर हैं। आप वज़ीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स, आपको चीमा साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी। चीमा साहब, ये आप बताइए कि ये जो 100 दिन का प्रोग्राम है, इसमें कोई गुंजाइश रखी है जनूबी सूबे के लिए जिसका वादा किया था आपकी जो हुकूमत है उससे? देखें जी, ये तो मेरे इल्म में नहीं है, ना ही ये किसी ने मुझसे डिस्कस किया है। और लेकिन आप मीडिया के तवसल से पता चलता है कि जनूबी पंजाब के सूबे का कहीं पर जिक्र है। देखें, हमारा मौक़िफ़ इससे अक्सर मुख्तलिफ है निज़ामी साहब। मैंने पहले भी एक दफ़ा शायद आप ही के प्रोग्राम में गुजारिश की थी कि हमें जनूबी पंजाब के सूबे से कतन कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हमें इख्तलाफ सिर्फ इतना है कि भावलपुर को उसका हिस्सा ना बनाया जाए। और इसके लिए हमने खातर खा कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लोग शहीद हुए हैं, तहरीक चली है। एक सूबे के तौर पर भावलपुर ने काम किया है और एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर काम किया है। और एक जिस वक्त 1 यूनिट कायम हुआ था, ये वाहिद सूबा था शायद जो सरप्लस था। और उस वक्त की वफाकी हुकूमत का तहरीरी मुआहदा मौजूद है उस नवाब साहब के साथ कि जब 1 यूनिट ख़त्म किया जाएगा तो हम आपकी सूबाई हैसियत बहाल करेंगे। हसन महमूद साहब उसके वज़ीर आला रहे हैं 51 से लेकर 54 तक। मेरे वालिद साहब खुद उस असेंबली के डिप्टी स्पीकर होते थे। हमें ये समझ नहीं लग रही कि हमें ज़बरदस्ती भी पंजाब का हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है, क्या वजह है। 2 ही सूरतें होती है ना एक इलाके की, या तो आप भावलपुर का रेफरेंडम करा लें जो भावलपुर सूबा था उस पर मुश्तमिल इलाकों में, या आप, मैं समझता हूँ कि आज के MNAs MPAs कोई साबका MNAs MPAs से राय ले लें तो मेरे ख्याल में ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भावलपुर के अवाम क्या चाहते हैं। नहीं तो आप चीमा साहब क्या ये चाहते हैं कि या तो जनूबी पंजाब का जो पूरा सूबा है उसका दारुल हुकूमत जो है वो भावलपुर को बना दिया जाए, या आप ये चाहते हैं कि बाकी इलाकों को शामिल ही ना किया जाए भावलपुर में और 2 बनाए जाए सूबे? मैं भाई बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं दारुल खिलाफों के लॉलीपॉप्स पे बिलीव करने वाला आदमी नहीं हूँ। ये जब कराची दारुल खिलाफा होता था, आरिफ निज़ामी साहब आपके पास बैठे हुए हैं, आप भी तारीख के तालिब इल्म होंगे, जब कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था विद 1 स्ट्रोक ऑफ पेन ये इस्लामाबाद चला गया था। और दारुल खिलाफे जब भी शिफ्ट होने होंगे, ये 1 मिनट लगेगा, दारुल खिलाफे शिफ्ट हो जाते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमारा मसला ये नहीं है कि दारुल खिलाफा भावलपुर बनेगा तो हम मुतमईन और खुश हो जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है
कि कौन सा जनूबी पंजाब का एक सियासी शख्सियत का नाम लें जिसने पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत नहीं की है। अगर ये इतने ही हमदर्द थे, इतनी महरूमियों का शिकार था जनूबी पंजाब, तो इन्होंने जनूबी पंजाब को उस वक्त सूबा बनाया होता, जनूबी पंजाब के लिए कुछ किया होता। हमें समझ नहीं लग रही कि हमें जबरदस्ती अपना हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन तारिक साहब, हमारी एक अपनी रियासत थी, उसके बाद जी ये बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा था कि लॉलीपॉप तो दिया जा रहा है जनूबी पंजाब वालों को, कि सूबा नहीं बनाया जा रहा। मुल्तान में एक सेक्रेटेरिएट मैंने सुना है कि बनाया जा रहा है, जहांगीर तरीन साहब ने भी उसकी आज तायीद की है कि ऐसा ही किया जा रहा है। तो लॉलीपॉप तो उनको दिया जा रहा है। दूसरे जो आपका प्रपोजल है उसमें है कि तो भावलपुर का सूबा बनाया जाए ना, आप ये कह रहे हैं, या जी हम भावलपुर तो को इसके लिए शामिल हमारा किया तो जाए? पहला और आखिरी मुतालबा यही है कि भावलपुर का, और जब तक भावलपुर की सूबाई हैसियत बहाल नहीं होती, हमें कत्तन कोई शौक नहीं कि हम जनूबी पंजाब का हिस्सा बने। हम सारी जिंदगी ये तख्त लाहौर के सियासतदानों का हम ये एक शिकार रहे हैं, और हमारे साथ ज्यादती पे ज्यादती होती रही है, इस्तेहसाल होता रहा है, और आसमान से गिरा खजूर में लटका अब हम मुल्तान वालों के बस में चले जाएं। ये भाई हम इससे बेहतर है कि अगर हमारी किस्मत में इस्तेहसाल ही लिखा है तो लाहौर हमारे लिए बेहतर है। नहीं, इसमें हम सर ये मैं सिर्फ कत्तन नहीं समझने के लिए चाहते पूछ कि रहा हम मुल्तान के हूँ साथ- चीमा साहब कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा कि अगर जनूबी पंजाब बनता है और मुल्तान उसका दारुल हुकूमत बन जाता है, कैपिटल बनता है, सूबाई कैपिटल, तो आपको उसमें एतराज़ क्या होगा? यानी उस पर किस किस्म के इस्तेहसाल का आपको खौफ है कि आपका इस्तेहसाल होने लगेगा उससे? उसमें भाई क्या प्रॉब्लम क्या है? आप पिछले 2 माह का मैं गुजारिश करता हूं ना, आप पिछले 2 माह का डाटा उठा लें। उस 2 माह के डाटा में देख लें कि जितना इरिगेशन का कैनाल वाटर जितना सिस्टम में गया है, उसमें से इन्होंने आगे कितना जाने दिया और मुल्तान और डीजी खां के लिए कितना रख लिया। सिर्फ एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, बाकी बातें आप छोड़ दें। अभी तक तो इनके इख्तियार में कुछ नहीं ना, सिर्फ एक इख्तियार इन्होंने छीना था कि सारी जिंदगी अंग्रेज के जमाने से लेके आज तक जो टेल का चीफ इंजीनियर होता था नहरों का, उसको इख्तियार इसलिए दिया जाता था कि टेलों के साथ ज्यादती ना हो। इन्होंने वो छीन कर मुल्तान के चीफ इंजीनियर को दिया। और मैं अभी पिछले 2 माह की गुजारिश कर रहा हूं ना, ये आप डाटा कलेक्ट कर लें, ये डाटा कलेक्ट कर लें, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये कितने कम दर्द हैं जनूबी पंजाब के लोगों के और जनूबी पंजाब के वासियों के। और हमें तो कोई इतराज नहीं, हम कह रहे हैं जी कि इनके आप बेशक कल की बजाय आज सूबा बना दें, आज सेक्रेटेरिएट बना दें, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन खुदारा हमारी बात समझने की कोशिश करें। हम इनके इत्तेहादी हैं, और इत्तेहादियों से मशवरा, इत्तेहादियों से बात करना, इत्तेहादियों के साथ बैठकर इसके ऊपर सलाह मशवरा करना, मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने हमसे कोई भी पिछले 3 माह में, उससे पहले जब हमारी इनकी गुफ्तगू शुनीद हो रही थी, लेकिन हम चूंकि वजीर आजम साहब के साथ हैं, हम उनके काम से मुतमिन हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि जब तक इसका बाकायदा ये ऐलान नहीं करते, क्योंकि हमसे तो इन्होंने मशवरा किया नहीं, बड़ी सच्ची बात है। तारिक साहब, और जब इन्होंने हमसे मशवरा नहीं किया, जी मैं ये कह रहा था कि आपने बड़ी सही बात कही जी, कि आप उनके एक इत्तेहादी हैं। तो आप जनूबी सूबा महाज के जो मदारुल मआम है, वो खुसरो बख्तियार और दोस्त जो हैं, वो तो बड़े अच्छी वजारतें भी ली हुई हैं और वो इसके हक़ में भी हैं। अगर इस सारी चीज़ के बावजूद जनूबी सूबा जो बनाया जाता है और उसमें मुल्तान को, ये भावलपुर को भी शामिल किया जाता है, तो क्या ये इतना बड़ा इशू है जिसके ऊपर आप इस इत्तेहाद को खैराबाद कह दें? नहीं, देखिए अभी तक तो ऐसी ना निज़ामी साहब कोई नौबत आई है, ना कोई ऐसी सोच है, ना कोई ऐसा इरादा है। देखें, गुजारिश मेरी ये है कि हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब के हमें कतन कोई इख्तलाफ नहीं है, वल्ला कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हमसे ना किसी ने मशवरा किया है, ना आज तक किसी ने बात की है, किसी ने बात नहीं की आज तक। और मेरे पास, मैं इस इंतज़ार में हूँ क्योंकि मेरे पास वज़ीर आज़म साहब की एक नहीं 4-5 इनकी तकरीरों के क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें ये फरमा रहे हैं कि भावलपुर की सूबाई हैसियत को हम बहाल करेंगे आके।
अच्छा चीमा साहब, पहले इन्होंने एक चीज इस्तेहसाल सवाल करते रहना है बावल जो निजामी साहब ने पूछा है उसके से पहले शायद पूछे जाने वाला एक और सवाल भी है कि ये जो मामला आपके तहफुजात हैं, ये आपके ज़ाती तहफुजात हैं या ये मौक़िफ़ काफली का मौक़िफ़ समझा जाए? सर देखें, चूंकि मैं जो बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सेक्रेटरी जनरल हूं और मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतनी गैर जिम्मेवारी से कोई बयान दे रहा हूं। लेकिन दूसरी बात यह है कि देखें, मैं चाहे जाती हैसियत, चले आपकी बात मान लूं एक लम्हे के लिए कि मैं जाती हैसियत में बात कर रहा हूं, क्या किसी का जनूबी पंजाब के जितने जनूबी पंजाब के मुकदमे की वकालत कर रहे हैं, इनको प्लीज खुदारा इनसे किसी एक से पूछें कि किसी ने हमसे बात की है, किसी ने हमें बताया कि क्या प्रोग्राम है, किसी ने हमसे मशवरा किया है कि हम किधर इसका सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं, किधर नहीं बना रहे। ये तो बात की बात है ना कि हमें वो कबूल है कि नहीं है। हम तो अपना मौक़िफ़ बारहा पेश कर चुके हैं, दरखास्त कर चुके हैं कि जनाब हम जब तक या तो आप भावलपुर की सूबाई हैसियत बहाल करें जी, या आप हम जिधर हैं वहां रहने दें, इन 2 डिवीजनों को आप सूबा बना दें। राइट सर। चीमा साहब, आखिरी सवाल कहते हैं साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा कि आप बड़े साफ गो आदमी हैं, वो जो आपकी टेप भी चली उसमें भी आपने कुछ फजात का आज़ार किया, तो ये बताइए कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बज़दार और चौधरी साहब और आप, यानी चौधरी परवेज़ लाई और आप एक ही पेज पे? जी 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 बिल्कुल एक पेज पे है निजामी साहब, 100% एक पेज पे है। कोई कतन इसके में 1% भी मुबालगा राय नहीं है। देखें, वो अपने ताई पंजाब की बेहतरी के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए यकीनन कोशिश कर रहे होंगे, उनको एक जिम्मेदारी वजीर आज़म साहब ने सौंपी है वो। लेकिन हम तो अपनी बात का जवाब दे सकते हैं, अपने एंड पे अपने शेर का हम हिसाब दे सकते हैं कि हम 100% मुखलिस हैं बुज़दार साहब के साथ। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये ज़रूरत है वक्त की कि वो कामयाब हों। तो और हम आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हुआ था, उसके बाद उसको एड्रेस कर लिया गया है पीटीआई की तरफ से, जो आपने गुजारिश की थी उनसे कि जी समझाएं अपने गवर्नर को, वो समझाया उनको? गुजारिश करूं जी, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये इतना कोई ऐसा इशू नहीं था कि जिसको 2 दिन मीडिया पे डिस्कस किया जाता, उछाला जाता। वो वल्ला बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तारिक बशीर साहब, वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और हमारे अगले मेहमान और बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका कल से चर्चा है, आज इमरान खान साहब ने उनका बार बार चर्चा किया। हमारे साथ भारत से आए मेहमान नवजोत सिंह सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंधु साहब, आपको प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पर खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। कैसे मिजाज? सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। मैं क्या थोड़े अच्छा का ख्याल रखा जा रहा है? टन सर, A1 जा रहा मामला। मैं क्या बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये थोड़ी जी राजधानी है दिल्ली, उत्थे को मामलात को थोड़ा जिहा गड़बड़ लगते हैं, वो क्यों नाराज ने साढ़े नाल? ਇਹਦੇ बावजूद कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जी आए ਨੂੰ कह रहे हैं, ये लाला जी ਨੂੰ भी कोई थोड़ा जिहा समझाओ ना, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਵੇਖੋ, मैं तो अपनी सच की राह के उत्ते तुरिया, भावें कंडे होण भावें मखमल होवे, मैं तो ये तो परे हुंदा नहीं। तो तुसीं कदे बस दे विच अगर चढ़े हो ना, तो उत्ते फट्टी लगी हुंदी है कि सवारी अपने समान की आप जिम्मेवार है। तो मैं हुण दुनिया नूं तो सीधा रख नहीं सकता, तो खान साहब मैं अपने आप नूं सीधा रखदा, बस वो गारंटी नहीं। मगर आप सिद्धू साहब, आज जो बातें हुई हैं, खान साहब ने पीस की, मुज़ाकरात की, टॉक्स की बात की है, तो आपको ये लगता है कि इस पहले अमल से, और हम आज सुन रहे थे आपके ख़यालात भी, और आपके साथ आपकी कुलीग जो आई थी वो भी ये कह रही थी कि करतारपुर साहब जो हैं, इनके तवस्सुत से, इनके ज़रिए से भारत में आगे बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हमें सुषमा स्वराज जी की बातों से और जो इंडियन सरकार है उनकी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा। आप होपफुल कैसे हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि होप सीज द इनविजिबल, फील्स द टेंजिबल, कॉन्कर्स द इम्पॉसिबल। होप से बड़ी तोप इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास आस होती है। जब तक श्वास है तब तक आस है। आस से बड़ा लांगर जीवन में कुछ नहीं होता। अगर ये आस ना होती तो 71 साल इंतज़ार कैसे होता। इंतहा हो गई थी इंतज़ार की, लेकिन 71 साल बाद बूर पड़ा ना, जब हुआ तो नेक नियत लोगों ने 3 महीने में कर दिया। तो ये
परमात्मा की अदालत में कब परमात्मा किसके ऊपर नजर इनायत कर दे, नीयत देखता है बस। मैं बड़े लोगों को कहता हूँ, तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती? तुम्हारी नीयत में खराबी है। और देवताओं की नीयत में भी आ जाए फ़र्क, अगर नज़ारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, गर्क हो जाएगा। नीयत साफ चाहिए महाराज, नीयतां नूं मुरादा ने, और साडी नीयत साफ है, इस करके कदे हार ही नहीं होंदी। ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ, ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫੌਜ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਫੌਜ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤਲੁਕਾਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਖਰੀਬਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਬਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦ ਬੈਸਟ ਸਰਮਨ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੀਚ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, এনवायरमेंट ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 에ਅਰ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੇ ਐਸਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਐਸਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਮਤੀ ਭਾਈ? ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? सिद्धू जी हम ये देख रहे हैं कि जी 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 ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਸਰ, ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ बोलिए। अच्छा ਤੁਸੀਂ बोलो सर। आप नहीं हाँ, बोलो, मैं ये पूछ रहा था कि ये आपने भी आज इसका इजहार भी किया कि 71 साल से जो काम नहीं हो पाया था वो बिलाखिर हो गया, और इसके 2 ज़रिए बने। एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर खान उनके आने के बाद ये हुआ, और इसका सबसे बड़ा ज़रिया आप बने हैं, आपके ज़रिए से हुआ। और आपको इंडिया में कितना सराहा जा रहा है, कितना अप्रिशिएट किया गया इस पर? क्योंकि हम तक बहुत ज़्यादा तनकीद भी पहुंची। आपने एक जफ्फी डाल ली यहाँ से इंडियन पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ, तो उनको ये लगता है कि जी आप तो कोई पता नहीं एजेंट बन गए हैं पाकिस्तान के। नहीं वो जिक्र कर रहे हैं जिस वे मैं भी उत्थे मौजूद सी, खान साहब की हरकत वधारी ते बड़ी जप्पियां चिप्पियां पईयां, बाद विच तुहाडे उत्ते बड़ा छतवाल हो जिੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਜਾਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ 1-2 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ। ਬੌਣਾ ਫੇਰ ਬੌਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦੇਵਤਾ ਫੇਰ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਖੂਹ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੰਗਾ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2-4 ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਾਜਿਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਮੇਵ ਜਯਤੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਦਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀ। ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਮਖਮਲ ਬਣ ਜੂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਖਮਲ ਹੋਊ, ਅੱਗੇ ਖਾਈ ਹੋਊ, ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ ਬੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 53 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 6 ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, 20 ਸਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ, 20 ਸਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪ ਜੇ ਗਿਣਾ ਤੇ ਗਿਣ नहीं सकांगा। सिद्धू जी, इनमें सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी कौन सी है? आपने बहुत जिंदगी में कामयाबियां समेटी, सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी है? देखिए, अचीवमेंट आदमी खुद नहीं बता सकता, ये तो आवाम बता सकता है। देखिए, लोकतंत्र की यही ब्यूटी है, आवाज़ खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज़ में परमात्मा की आवाज़ है। हाँ, ये सेटिस्फैक्शन है कि जितने भी जरिए बनाए हैं परमात्मा ने, और उसका माध्यम मैं बना हूं, तो मुझे लगता है
ਸਿੱਧੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਲੈਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਗੜ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਖੁਸ਼ ਲਿਬਾਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰੇ ਸਖੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਾਓ। ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਐਡਮਸ ਚਿਲਡਰਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਲਕ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਕੁਰੂਪ ਤਨ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈਦੇ ਸਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਆਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵੇਖੋ, ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਾਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਕੁਛ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਗਵਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋੜਦੇ ਹੈ, ਪੁਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਾਸਲੇ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। शेर सुनाते जाओ सर, जाते जाते। थैंक यू वेरी मच। शेर सुनाते जाओ कोई। हैं शेर सुना दो। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ। आप आज ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਲਓ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ। ਕਾਂਟੋ ਮੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਟੋ ਮੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬੋਂ की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रह के भी कमल की तरह खिलना सीखो, जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लौह पुरुष हो नहीं सकता, राख में रह के भी अंगारों की तरह दहकना सीखो। अभी तो राख च रह के भी अंगारे बन के रखे। बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब, मेहरबानी जनाब। बहुत शुक्रिया नवजोत सिद्धू बड़ी हमारे अच्छी साथ मौजूद थे। गुफ्तगू एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। निज़ामी साहब, सिद्धू हमारे साथ मौजूद थे और इमरान खान ने तो आज को कहा कि आप इतने पाकिस्तान में पॉपुलर हो गए हैं कि यहाँ से इलेक्शन लड़ें और ख़ासतौर पर पंजाब में तो आप इलेक्शन ही जीत जाएंगे। चलें, इसमें थोड़ा सा मुबालगा तो हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ अपन को काफ़ी हाथों हाथ लिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पर जाते हैं, इनकी वो मीडिया दुर्गत बनाता है और इनको हीरो से 1 मिनट में ज़ीरो कर देता है। तो इंडियंस का जो रवैया है वो मजमूई तौर पर, खैर हमने पहले हिस्से में गुफ्तगू भी की है कि उनकी क्या वजह क्या है इसकी, लेकिन बड़ा बाइस लगता है टूवर्ड्स इनके सिखिज़म के हवाले से भी। देखिए, नैरेटिव्स मुख्तलिफ हैं। मसलन आप अगर देखें उनकी जो बीजेपी की जो सरकार ख़ास तौर पे, फिर उनके मीडिया के अंदर बड़े बड़े हॉक्स हैं। अर्नाब गोस्वामी जो खबासत अपनी ज़ाहिर कर रहा था, ये तो उनका एक नैरेटिव है। वो वहाँ पे इंडिया बैशिंग जो है, पाकिस्तान बैशिंग जो है वो बिकती है। उसकी इस वक्त एक ख़ास वजह ये भी है
कि जो भारतीय सरकार है उसको भी ये सूट करता है कि वो इस किस्म की तो रखे कि जी ज़ीरो टॉलरेंस, जिसको वो कहते हैं पाकिस्तान की तरफ कोई तल्लक नहीं है। ये काऊ बेल्ट में यानी कि शुमाली नॉर्थ इंडिया में उनके इलेक्शन जीतने का भी एक ये तरीका है कि पाकिस्तान बैशिंग, एंटी मुस्लिम नैरेटिव, उसको आपको पता ना हाल ही में जो पुराने इलाहाबाद और ऐसे जो पुराने भारत के शहर हैं उनके नाम उन्होंने हिंदुओं पे रखने शुरू कर दिए, हिंदू गॉड्स पे। तो वहाँ एक ख़ास किस्म की बुनियाद परस्ती जो है ना उनकी हिंदुआना ज़हनियत वो सामने भी है। ये तो एक है बात। आप अगर देखें आम आदमी में, मैं कई दफ़ा दिल्ली गया हूँ, अमृतसर जाएँ, आपको सब मोहब्बत से मिलेंगे जो आम इंडियन है। आपको वहाँ ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, बल्कि बाज़ औक़ात तो लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कॉमन भी लगती हैं। ज़बान मसलन जो है ये जो हिंदी बोली जाती है मीडिया पे, ये आपको सड़कों पे नज़र नहीं आएगी कहीं। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात की। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें ये जो इस इमरान खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आज कि जी हम अब सब एक पेज पे हैं इस पे जी। ये पहले ऐसे नहीं था। मियाँ नवाज शरीफ पे इस बारे में कई दफ़ा इल्ज़ाम लगे और हमारे मीडिया ने उनको बड़े हथों लत्ते लिए उनके। जो अमजद शुएब साहब ने तो खुद कह दिया आज कि वो नवाज शरीफ की ज़बान बोल रहे। वो मोदी का जो यार है गद्दार है गद्दार है, ये नारा लगा ना। अब क्या बात है, अब यारी जो इधर हो गई है। फ़र्क ये है कि इस यारी में इस दफ़ा आपने देखा होगा कि फ़ौजी क़यादत ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब इमरान खान साहब ने एक बड़ा मानी खेज़ फिक्रा कहा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात ठीक हो जाएँ, इक़्तिसादी और सियासी और तजारती, तो पाकिस्तान के इकनॉमिक की प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। दोनों कंट्रीज़ में, दोनों कंट्रीज। उसकी एक तो मुराद ये है कि अगर आप डिफेंस बजट काम करें तब आ सकती है, पॉवर्टी एलिमिनेशन होगी वो कहते हैं। लेकिन वो उससे ज़्यादा है और बात, क्योंकि इंडिया ने कभी भी अपना डिफेंस बजट काम नहीं करना। वो अपने आप को एक मिनी बल्कि सुपर पावर के तौर पर पोर्ट्रे कर रहा है। वो कहते हैं पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए तैरने वाला, हमें तो ख़तरा इंडिया वो से है, चीन से। तो वो एक सुपर पावर के तौर पे अपनी मैनिफेस्टेशन रखेंगे। वो अब न्यूक्लियर सबमरीन भी बना ली उन्होंने, आपको मालूम है इस चीज़ का। तो इस मामले में प्रॉस्पेरिटी का जो मामला है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और मेरे ख्याल से इस मामले में बैक चैनल डिप्लोमेसी से इस किस्म के पैगाम भेजे गए हैं पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत को, नरेंद्र मोदी की। अगर आप हमारे से तजारती और इक़्तिसादी तल्लुकात बहाल करते हैं तो आपके वारे नारे हो जाएंगे और हमारे भी हो जाएंगे। उन्होंने और भी बातें कही जो मैं नहीं इस वक्त रिपीट करना चाहता, शायद वो मुनासिब ना हो। लेकिन वो वारे नारे किस तरह होंगे? कनेक्टिविटी। मसलन ये है कि अभी अगरचे तजारत होती है हमारी, लेकिन बहुत महदूद, भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली तजारत। अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान पाकिस्तान राहदरी की खुली तजारत। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो ये उस वक़्त अपनी जगह पर बैठेंगी जब भारत में आम इंतखाबात के बाद अगर कोई सूरत बनी, तो हो सकता है हमें थोड़ा सा ज़रा सब्र करना चाहिए इस मामले में कि ऐसे ना लगे कि हम तो बिल्कुल लामलेट हो रहे हैं। और उधर से जवाब जो उनकी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने आज दिया कि तीसरी मरतबा मोदी ने यह कह दिया कि जी हम आपके साथ मल्टीलेटरल फोरम में भी, सार्क में भी बैठने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी स्नब है इसकी जो टाइमिंग है। हम उसको शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल ही रतबल लसा हैं कि जनाब ये हो जाए, यूँ हम तैयार हैं, ये है वो है, सारा कुछ उनके बड़े लंबे चौड़े बयान है। उनकी अपनी असल में उनका एक नैरेटिव है, वो उस नैरेटिव से पीछे नहीं हटना चाहते। वो स्ट्रेटेजिक नैरेटिव है उनका। उनको लगता है कि ये हमारा, ये क्या स्ट्रेटेजिक नैरेटिव है कि अपनी बेइज्जती कराएं? नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया का ये स्ट्रेटेजिक नैरेटिव है हमारा, कह के हम अपनी तौहीन करवाते रहे। हम ऐसे लगेंगे जी हम तो बिल्कुल थल्ले लेटे हुए हैं और वो हमें गालियाँ दे के ठुड्डे मार रहे हैं। ये क्या नैरेटिव है?
सही है, लेकिन इसमें एक जवाब इमरान खान साहब का भी फिर सख्त आया था। उन्होंने चाय वाला वो बोला छोटे लोग बड़े ओहदों पर फाइज देखे, तो जवाब में उन्होंने भी फिर एक वो लेवल की बात कर दी थी। तो अभी भी अगर मुस्बत नहीं आएगा तो इमरान खान की तरफ से ऐसा जवाब आ सकता है। मुख्तलिफ है, आज मुख्तलिफ है। है। हाँ सही है। अच्छा, जो कश्मीर की आपने बात की थी, आखिरी मिनट है बस, मुझे ये लगता है वैसे कि एक तो आपने कहा ना कि इमरान खान की बात से कोई लगा कि शायद कॉम्प्रोमाइजिंग सा उनका बिहेवियर है कश्मीर के हवाले से। कश्मीर एक मसला है, हाँ, मतलब मगर मुझे बेसिकली मसला ये था, क्योंकि कम वक्त कम है, कश्मीर को बैक बर्नर पर रख के आगे चलो, ये एक है थिंकिंग। हाँ ये एक है, ये एक डिबेट है पाकिस्तान में, लेकिन मैंने जिस तरह से हुक्मरानों को नहीं कहनी चाहिए को सुना, मैंने उनको ये लगा कि वो ये कहते हैं कि जो माजी में तरीक़ेकार इख्तियार किए गए हैं उसको हटाकर किसी और तरीके से आए कश्मीर का मसला, नए सिरे से माजी को छोड़े, नए सिरे से मसला हल करते हैं। लेकिन उन्होंने शायद वो ये कहना चाह रहे हो कि हल करें मसला। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, एक स्टेटेड पोजीशन जो है ना हमारी होनी चाहिए, उसके बाद आप बेशक उसके अंदर को तब्दीली लाना चाहते हो। क्योंकि ये कहा कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा मामला बेहतर नहीं हो सकते। एनीवे, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, वक्त खत्म हो गया है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।